अब तक की वीडियोस में हम बायोमोलिक्यूल का 90% पार्ट जो है वो ख़त्म कर चुके हैं। अब थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है प्रोटीन का, वो चलिए इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। सो भाई, इससे पहले जो मैंने प्रोटीन का वीडियो डाला था उसके अंदर मैंने आपको अमाइनो एसिड के बारे में बता दिया था कि अमाइनो एसिड क्या होता है, अल्फा अमाइनो एसिड क्यों बोलते हैं उसको, क्यों उसको सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोलते हैं, और हमने 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स भी पढ़े जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फिर हमने ये भी पढ़ा कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसा दिखता है। अरे भाई साहब, अमाइनो एसिड जब जुड़ते हैं तब जाके क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और ये जो लोग है ना, इनमें जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना, ये इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बताया कैसा दिखता है, कैसे इसमें डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होता है, कैसी सेटिंग होती है, कैसे मेल मिलाप होता है। उस इतना पढ़ने के बाद में हमने लास्ट में जाकर के वहां पर प्रोटीन का फॉर्मेशन कर दिया था, हमने वहां पर प्रोटीन बना दिया था अमाइनो एसिड से। ठीक है, सो अमाइनो एसिड को पढ़ने के बाद में हमारे पास एक अलग वापस एक नई टर्म आ गई, नई चीज आ गई, प्रोटीन। तो चलिए प्रोटीन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले प्रोटीन बन चुका है तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है भाई साहब वो किस पे डिपेंड करती हैं, तो मैं बोल दूंगा प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करती है प्रोटीन की प्रॉपर्टीज। सबसे पहली बात, प्रोटीन कैसे बना है, अमाइनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़े तब प्रोटीन बना है। तो प्रोटीन की प्रॉपर्टीज, ऑब्वियसली बात है यार, अमाइनो एसिड पे डिपेंड करनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि अमाइनो एसिड पे डिपेंड करनी चाहिए। तो सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जिस सीक्वेंस में लगे हुए हैं वो सीक्वेंस डिसाइड करेगा कि प्रोटीन की कैसी प्रॉपर्टीज होंगी, प्रोटीन कैसा दिखेगा, क्या काम करेगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस, तो कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम। सिंपल क्या मतलब है कॉन्फ़िगरेशन का, अरेंजमेंट। तो कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, यानी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है, ये बात थोड़ी सी कम समझ में आई होगी। तो इसीलिए इस बात को समझाने के लिए हमने ये ऐसा किया, दो तीर निकाले यहां से। और एक बात बताऊं, ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ना, हमें इसी को पढ़ना है एक्चुअली। तो सेकंड वाले पॉइंट में सबसे पहले ये बात, कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो सकता है, कैसी स्ट्रक्चर हो सकती है प्रोटीन की। सबसे पहले प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन या फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखो, जब राइबोसोम जो होता है ना, तुमने सुना होगा, राइबोसोम क्या काम करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करता है। इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। तो राइबोसोम क्या बनाता है भाई साहब, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, राइबोसोम एक्चुअली करता क्या है, अमाइनो एसिड से अमाइनो एसिड जोड़ देता है, प्रोटीन बना देता है, ये काम करता है राइबोसोम। तो भाई साहब सिंपल अमाइनो एसिड से अमाइनो एसिड जोड़ता जाएगा और एक प्रोटीन की लॉन्ग चेन बना देगा। ठीक है, ये जो लॉन्ग चेन, ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना प्रोटीन की, इसी को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। देखो, प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन या प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, ए स्ट्रेट चेन ऑफ अमाइनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, बीच में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, फॉर्म प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नहीं क्या, दिस स्ट्रक्चर इज मोस्ट अनस्टेबल, ये स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। याद रखें, ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। और क्यों अनस्टेबल है ये आपको पता चल जाएगा। वैसे इसका कारण आप ये ध्यान रख लो कि ये जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है, इसके अंदर अमाइनो एसिड्स को जोड़ने के लिए, यानी पूरे प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर केवल एक टाइप का बंधन है, एक ही मोड ऑफ फॉर्मेशन है, केवल एक पेप्टाइड बॉन्ड है जो इनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, जो इनको बांधे रख रहा है, केवल एक पेप्टाइड बॉन्ड। और ये जो बाकी के आगे आएंगे, इनके अंदर इसके अलावा भी कुछ और एक्स्ट्रा बॉन्ड्स होंगे जो इनको बांधे रखेंगे। तो इसलिए ये आगे वाले ज्यादा स्टेबल होंगे और ये प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन या प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है वो कम स्टेबल होती है, मोस्ट अनस्टेबल। न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन ऑन राइबोसोम हैव प्राइमरी स्ट्रक्चर। भाई सीधी सी बात है, अभी तो बताया, राइबोसोम नए प्रोटीन बनाता है और वो जो न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन है उनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है,
प्राइमरी स्ट्रक्चर अपनी पूरी हो गई, उसके बाद में सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होती है प्रोटीन की? प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर स्पाइरली कॉइल्ड इन एडिशन टू पेप्टाइड बॉन्ड। समझ में आया क्या होता है इसके अंदर कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, इसके अंदर जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बहुत सारे, ये जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो एक लॉन्ग अमाइनो एसिड की चेन बनी है ऐसी सी कुछ, मान लो कि जैसे ये प्रोटीन की चेन बन गई, इसमें अमाइनो एसिड्स हैं बीच बीच में, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रक्चर ऐसी दिख रही है आपको, इसका मतलब ये क्या है? प्राइमरी है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर ये थोड़ी सी स्पाइरली कॉइल हो जाती है, मतलब इसमें कॉइलिंग हो जाती है, इसमें कॉइलिंग हो जाती है, तो क्या बन जाता है? सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन या सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाती है। प्राइमरी में ऐसे कुछ हो जाएगा, देखो जैसे ये सीधी है ना, तो इसमें कुछ कॉइलिंग वॉइलिंग हो जाएगी ऐसा सा। तो कॉइलिंग होने से, स्पाइरली कॉइलिंग होने से क्या बनती है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है। इन एडिशन टू, अब भाई साहब यहां पर केवल एक पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन यहां पर अमाइनो एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ जाता है। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ जाता है। कैसे आ जाता है? देखो हमने ये चीज पढ़ी थी कि अमाइड ग्रुप जो है, अमाइनो एसिड जो था, हमने अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर कैसी देखी थी? अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर थी कुछ ऐसी कि ये कार्बन था, एक R ग्रुप था यहाँ पर, एक COOH और एक था NH2 और एक था हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप सबको पता होगा कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो किस किस के बीच में बनता है? एक तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और एक लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनता है, जैसे एग्जांपल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एग्जांपल। सो उसी तरीके से इस अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? ऑक्सीजन है। ये देखो COOH, तो यहाँ पर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। तो बिटवीन ऑक्सीजन ऑफ वन अमाइड ग्रुप, यानी एक अमाइड ग्रुप है उसका ऑक्सीजन, एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर अमाइड ग्रुप, अब दूसरा अमाइड ग्रुप ले लो उसका ये हाइड्रोजन हो जाएगा। समझ रहे हो? देखो पहले क्या था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में केवल ये सीधे सीधे ऐसे जुड़ रहे थे, ठीक है। तो इनके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पूरे कांटेक्ट में आ नहीं रहे थे अच्छे से, लेकिन जब इनको ऐसे गुत्थे में डाल दिया, एकदम ऐसे कर दिया, बहुत सारे इकट्ठे हो गए, ऐसे स्पाइरली कॉइल्ड हो गए, तो उस केस में जब एक अमाइनो एसिड, ऐसे अमाइनो एसिड जुड़े हैं बहुत सारे ऐसी स्ट्रक्चर वाले, तो ऐसे जब इसका ऑक्सीजन किसी दूसरे के हाइड्रोजन के साथ कांटेक्ट में आया, ऐसे करके इनके बीच में नई बॉन्डिंग होती गई, जिसको हम बोल देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड। बिटवीन किसके बीच में बनता है? ऑक्सीजन ऑफ वन अमाइड ग्रुप एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर अमाइड ग्रुप। दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ टू टाइप। अब ये जिस हिसाब से कॉइलिंग होती है ना, तो इस स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कि कॉइलिंग कैसे हो रही है? अरे केवल इतना ही तो स्पेसिफाई किया गया है कि स्पाइरली कॉइल्ड हो रही है, तो कैसे हो रही है? मतलब कैसे, इस तरीके से हो रही है या फिर किसी और फॉर्म में हो रही है, तो उस हिसाब से हम इसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है? राइट हैंडेड रोटेशन ऑफ स्पाइरली कॉइल्ड चेन विद अप्रॉक्स 3.5 अमाइनो एसिड इन ईच टर्न। इसका मतलब क्या है? राइट हैंडेड रोटेशन, यानी राइट हैंड कौन सा है? मेरा वाला तो ये, तो राइट हैंडेड रोटेशन यानी ऐसे 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 ऐसे, ये इसी तरीके से अल्फा हेलिक्स फॉर्म होता है, नहीं क्या? राइट हैंडेड रोटेशन ऑफ स्पाइरली कॉइल्ड चेन विद अप्रॉक्स 3.5 अमाइनो एसिड इन ईच टर्न, यानी जो ये एक टर्न है इसके अंदर 3.5 अमाइनो एसिड है, मतलब 3 तो अमाइनो एसिड पूरे हैं और एक अमाइनो एसिड का आधा पार्ट, 3.5 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है एक टर्न के अंदर। ये क्या है? अल्फा हेलिक्स है। ये क्या है बोल? अल्फा हेलिक्स है। ओके। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट इज बिटवीन 2 अमाइनो एसिड ऑफ सेम चेन। इनमें पता है क्या तुम्हें? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होती है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जैसे मैंने बताया भी हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसी का तो पार्ट है अल्फा हेलिक्स, तो इसीलिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है दो अमाइनो एसिड के बीच में, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएंगे अल्फा हेलिक्स के किरेटिन। जैसे जो किरेटिन प्रोटीन होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो अल्फा हेलिकल होती है ऐसी। मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, तो ये किरेटिन, मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन, इनके अंदर ऐसी स्ट्रक्चर होती है स्पाइरली कॉइल्ड। समझ में आया? सो हमने अल्फा हेलिक्स पढ़ा, तो अभी अगला पढ़ते हैं बीटा हेलिक्स। क्या पढ़ेंगे? बीटा हेलिक्स।
जो ये बीटा हेलिक्स या फिर बीटा प्लेटेड शीट है, ये स्ट्रक्चर है प्रोटीन की। जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर थी, उसके बाद में हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ी, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सबसे पहले अल्फा और ये बीटा। तो बीटा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट में क्या होता है, देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर स्पाइरली कॉइल हो जाती है तो सेकेंडरी बना लेती है, और वो सेकेंडरी को भी हमने दो पार्ट में क्लासीफाई किया, एक अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स में हमने देखा कि उसके अंदर राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है, ऐसे 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 ऐसे, ये राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है। 3.5 अमीनो एसिड एक टर्न में प्रेजेंट होता है, ऐसा हमने देखा। अब बीटा हेलिक्स में क्या होता है, बीटा हेलिक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल हैज zigzag स्ट्रक्चर, 2 or more प्रोटीन मॉलिक्यूल आर होल्ड टुगेदर बाय इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे होता है, देखो इसने बोला है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल zigzag स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। मतलब आपको मैं बताऊं तो जैसे मतलब दो जब अल्फा हेलिक्स की जो स्ट्रक्चर्स होती है ना, वो दो अल्फा हेलिक्स की स्ट्रक्चर जो होती है ना, उनको जब उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जब उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो बीटा हेलिक्स बनता है। तो जब दो अल्फा हेलिक्स वाली स्ट्रक्चर होती हैं, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होती हैं जो स्पाइरली कोइल्ड होती हैं, ऐसे करके एक से ज़्यादा मतलब मिनिमम टू जब पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन से एक दूसरे से जुड़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तब उस टाइम पे बीटा हेलिक्स बनता है। ये जो स्ट्रक्चर बन रही है इसको बोलते हैं बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर। बीटा प्लेटेड शीट, प्लेट जैसी कुछ बनी है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटर, ये कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा, कौन सी है, इंटर यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। एग्जांपल फिब्रियन सिल्क, जो सिल्क होता है ना फिब्रियन, उसमें ऐसी बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर या बीटा प्लेटेड शीट प्रेजेंट होती है। उसके बाद में अपनी बीटा हेलिक्स कंप्लीट होता है। अब कुछ पॉइंट्स हैं कि प्रोटीन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाले होते हैं ना अल्फा और बीटा, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, घुलते नहीं है वाटर में, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। एंड फाइब्रस इन अपीयरेंस, और ये फाइब्रस होते हैं अपीयरेंस में। केराटिन इज अ फाइब्रस टफ रेजिस्टेंट टू डाइजेशन। हमने अभी केराटिन पढ़ा था ना, केराटिन जो है फाइब्रस टफ और रेजिस्टेंट टू डाइजेशन प्रोटीन होता है, डाइजेशन होता नहीं केराटिन का, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहां से कई बार ये होता है कि केराटिन हार्ड क्यों होता है, क्यों इसका डाइजेशन नहीं होता, हार्ड क्यों होता है ये? तो हार्ड इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर सिस्टीन अमाइनो एसिड जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सिस्टीन अमाइनो एसिड कौन सा, याद रखेंगे, सिस्टीन अमाइनो एसिड इसमें ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसी कारण केराटिन हार्ड होता है भाई साहब। ओके, चलिए हमने कंप्लीट कर लिया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। उसके बाद में टर्शियरी स्ट्रक्चर पे बढ़ते हैं। देखो प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर सीधी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्पाइरली कोइल्ड और स्पाइरली कोइल्ड होके जुड़ना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि प्रोटीन्स आर हाईली फोल्डेड टू गिव अ ग्लोबुलर अपीयरेंस सॉल्युबल इन वाटर। मैंने मतलब इसके अंदर क्या होता है कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हाईली कॉइल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हाईली, ज्यादा कॉइलिंग का जो अमाउंट है या हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। सो टर्शियरी स्ट्रक्चर तब बनती है जब सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर और ज्यादा कॉइलिंग हो जाए, ठीक है। एंड एंजाइम क्या बोल रहा हूं मैं, हाईली फोल्डेड टू गिव अ ग्लोबुलर अपीयरेंस, और ग्लोबुलर अपीयरेंस होती है ऐसे गुच्छा टाइप का कुछ बन जाता है, ग्लोबुलर अपीयरेंस होती है। टर्शियरी स्ट्रक्चर वाले जो प्रोटीन्स होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और लेकिन ये सॉल्यूशन कैसा बनाते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। ये सॉल्युबल इन वाटर एंड फॉर्म कोलॉइडल सॉल्यूशन। दिस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हैज फॉलोइंग बॉन्ड्स। अब ये जो स्ट्रक्चर है, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने देखा था केवल एक पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट था। टर्शियरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने ये देखा कि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट था पेप्टाइड बॉन्ड के साथ। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, बंधन का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। तो वैसे देखो टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर और ज्यादा बॉन्ड्स होते हैं। एक होता है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है प्रोटीन में। प्रोटीन का स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। उसके बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड, मैंने आपको बताया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बनता है। उसके बाद में डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो SH मॉलिक्यूल्स होते हैं, SH ग्रुप जो होता है अमाइनो
एसिड का। अब ये SH ग्रुप किस में होता है? सब अमाइनो एसिड्स में तो होता नहीं है, ये SH ग्रुप होता है भाई साहब सिस्टीन अमाइनो एसिड में। किस में होता है? देख लो, सिस्टीन अमाइनो एसिड में SH ग्रुप होता है, वहां पर डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। और पेप्टाइड बॉन्ड के बाद में डाइसल्फाइड बॉन्ड ऐसा है, ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या है? सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड किस में होता है? बिटवीन अमाइनो एसिड विच हैव हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स। अरे जो मैंने आपको बताया था ना, प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर, मतलब या फिर ऐसे बोल दो कि अमाइनो एसिड जब मिलकर के प्रोटीन बना लेते तो उसमें दो एंड्स होते हैं, एक राइट एंड एक लेफ्ट एंड। तो उसके अंदर एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है, एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है। तो जो हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स होती है ना, वो मिलकर क्या बनाती है? उनके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको हाइड्रोफोबिक बॉन्ड प्रेजेंट बोल देते हैं। एग्जांपल जैसे एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में ऐसा होता है। ओके, उसके बाद में अपना प्यारा सा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किस में बनता है? वो आपको पता ही होगा, प्लस माइनस में बनता है। टू अपोजिट एंड्स ऑफ प्रोटीन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। प्रोटीन के दो अपोजिट एंड्स होते हैं, उनके बीच में क्या बनता है? बोलो 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 बोलो, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट मिलता है। और आयनिक बॉन्ड जो होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण बनता है, प्लस माइनस में बॉन्ड होता है। ठीक है, बहुत इजी बात है। सो ये सारे के सारे बॉन्ड्स टर्शरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं, 3 स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं। एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर बात सुनो, टर्शरी स्ट्रक्चर जो है ना, ये मोस्ट ऑफ द जो एंजाइम्स और प्रोटीन्स होते हैं प्रोटोप्लाज्म में, वो टर्शरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। समझ रहे हो? ये टर्शरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं अपने प्रोटोप्लाज्म में, सेल के प्रोटोप्लाज्म में। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स और एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स भी प्रोटीन्स ही होते हैं, तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। वो किसमें? टर्शरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में भाई साहब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी टर्शरी स्ट्रक्चर जब जुड़ जाए, जैसे बहुत सारे ग्लोब्यूल जब जुड़ जाए अलग अलग शेप में, जैसे मान ले इसके 4 ग्लोब्यूल्स बने और वो स्क्वायर की फॉर्म में जुड़ गए, या फिर ट्रायंगल की फॉर्म में जुड़ गए, या किसी भी और शेप में, क्यूबॉइडल शेप में, किसी भी फॉर्म में, जब टर्शरी स्ट्रक्चर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन के ये जुड़ने लगे तो क्या बनती है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनती है। सेकेंड 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ 3 डिग्री स्ट्रक्चर यूनाइट बाय डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड टू फॉर्म क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। समझ रहे हो? ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल होती है। तो आपसे कोई पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ऑप्शन क्या आएगा? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन प्रोटीन तो बोलोगे पेप्टाइड बॉन्ड। सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बोलोगे डाइसल्फाइड बॉन्ड। फिर आपसे कोई पूछ ले कि बीटा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? इंट्रामोलिकुलर या इंटरमोलिकुलर? बोलो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और आपसे कोई पूछ ले कि केराटिन हार्ड क्यों होता है, तो आप बोल दोगे कि ये सिस्टीन अमाइनो एसिड की प्रेजेंस के कारण हार्ड होता है भाई साहब। आपसे कोई पूछ ले कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स या प्रोटीन होते हैं प्रोटोप्लाज्म में, वो कौन सी स्ट्रक्चर में होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी या क्वाटरनरी? तो आप बता दोगे कि ये टर्शरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। ओके, चलो अच्छी बात है। तो हम क्या कवर कर चुके हैं? हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स कवर कर चुके हैं, प्रोटीन के टाइप्स पढ़ चुके हैं हम। और अब क्या पढ़ने वाले? अब हम पढ़ने वाले डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो चलो अब गौर से देखो अपनी स्क्रीन पर। तो देखो कई बार ऐसे बोला जाता है कि डीनेचुरेशन हो गया, प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो गया। तो क्या होता है डीनेचुरेशन? समझ में आया? क्या होता है डीनेचुरेशन? देखो जरा गौर से अपनी स्क्रीन पे, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देखो भाई साहब, मैंने लिखा चेंज इन पीएच, सॉल्ट्स, हैवी मेटल, टेम्परेचर, प्रेशर। जब तुम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करते हो, तुम पीएच को चेंज करो, तुम सॉल्ट्स का अमाउंट कम ज्यादा करो सेल के अंदर, तुम हैवी मेटल्स को चेंज करो, उनका अमाउंट चेंज करो, या कुछ नए हैवी मेटल्स इंट्रोड्यूस कर दो सेल के अंदर, टेम्परेचर वेरिएट करवाओ, प्रेशर का वेरिएशन करवाओ, तो उस कारण अगर ये सारी चीजें सेल के साथ हो रही है ना, तो उस वजह से उसमें जो प्रोटीन होंगे ना, उनका प्रिसिपिटेशन हो जाएगा। या मैं
मैंने तो सेल का नाम लिया, वैसे जरूरी नहीं है सारी चीजें सेल में हो रही हो, कहीं आप बाहर कोई मीडियम लेकर के उसमें कुछ प्रोटीन्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो अगर ऐसा आप करवाओगे, ये चेंजेस करोगे, तो उसके कारण प्रोटीन जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसका प्रिसिपिटेशन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा वो, ठीक है। सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर जो होगी ना प्रोटीन की, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी मेरे भाई। क्या होगा, जो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर होगी ना प्रोटीन की, वो क्या होगी, बोलो बोलो, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, रहेगी नहीं। सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगी कब, जब तुम करोगे ये चेंज इन पीएच करोगे, सॉल्ट, हैवी मेटल, टेम्परेचर, प्रेशर झेल नहीं पाएंगे, वो झेल नहीं पाएंगे और सेटल हो जाएंगे, प्रिसिपिटेट हो जाएंगे वो। और फिर क्या, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर जो होती है प्रोटीन की, उसके वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एक्चुअली डिस्ट्रॉय कौन सी स्ट्रक्चर होगी, सेकेंडरी या टर्शरी। मैंने क्वार्टरी नहीं बोला, मैंने प्राइमरी नहीं बोला, मैंने बोला केवल सेकेंडरी और टर्शरी। ओके, अब ये जो काम हुआ है, ये कांड हुआ है, सच अल्टरेशन इन फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। इसी कांड को बोला जाता है डीनेचुरेशन। गौर से देखो इसको, इस कांड को बोला जाता है डीनेचुरेशन। सच अल्टरेशन इन फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। मेरे भाई सुनाई दे रहा है तुझे, सुन रहा है ना तू? अब देख, इफ चेंज इज माइल्ड, अगर तुम ये चेंज कर रहे हो ना, ये थोड़ा थोड़ा कर रहे हो ना, फुपक फुपक तू तू तू, इतना छोटे छोटे चेंज कर रहे हो, तो छोटे चेंज से, चिन्नी से चेंज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम ये चेंज माइल्ड कर रहे हो और छोटे पीरियड के लिए कर रहे हो, थोड़ा सा चेंज और थोड़े से टाइम पीरियड के लिए कर रहे हो, तो ये जो डीनेचुरेशन होगा ना, ये भी टेम्पररी होगा, ये भी ज्यादा फायदे वाला नहीं होगा। क्या होगा, ये जो डीनेचुरेशन है ये भी टेम्पररी होगा, टेम्पररी डीनेचुरेशन होगा। मतलब कुछ टाइम बाद जब सही कंडीशन आएंगी तो प्रोटीन वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन गौर से देखो, अगर तुमने इस चेंज को स्ट्रॉन्ग कर दिया, स्ट्रॉन्गली तरीके से तुमने टेम्परेचर को चेंज किया, बड़े ही ताकतवर तरीके से तुमने प्रेशर को चेंज किया, तो इस कारण क्या होगा, ये डीनेचुरेशन होगा, ये परमानेंट होगा, ये अपनी छाप छोड़ जाएगा। तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊं, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, तो ऐसा असर छोड़ के जाएगा, प्रोटीन बर्बाद हो जाएगा, परमानेंट डीनेचुरेशन हो जाएगा, ठीक है। और परमानेंट डीनेचुरेशन हो गया ना प्रोटीन का, इसका मतलब ये अपना बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो है ये खो चुका है। अब ये जो बायोलॉजिकली जो काम करता था वो नहीं करेगा, इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है, परमानेंट डीनेचुरेशन हो जाता है, प्रोटीन बिकम कोगुलेट हो जाता है, प्रोटीन चिपक के और कोगुलेट होकर के नीचे बैठ जाता है, प्रिसिपिटेट हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, जाना माना एग्जाम्पल आपने देखा होगा, अंडा जो है ना, व्हाइट और एल्ब्यूमिन ऑफ एग, जो व्हाइट पार्ट होता है एल्ब्यूमिन होता है एग का, ये एक सोल्यूबल ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, ये एक सोल्यूबल ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। ध्यान से देख लो, ग्लोबुलर प्रोटीन है, इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, 2 डिग्री स्ट्रक्चर है। अच्छा 2 डिग्री है क्या, है? याद भी नहीं है तुमको, 3 डिग्री स्ट्रक्चर है। तो एग का एल्ब्यूमिन जो है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, सोल्यूबल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होती है, बट ऑन हीटिंग, जब तुम इसको हीट करोगे ना, इट परमानेंटली कोगुलेट इनटू फाइबरस इनसॉल्युबल फॉर्म, ये परमानेंटली फाइबरस इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, समझ रहे हो, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है, बहुत फेमस एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा। अंडे को उबालते हैं तो फिर उबालने के बाद में क्या बन जाता है, देखो, जिससे ऑमलेट बनाते हैं, ठीक है। एक बात और, कि सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर अनेबल टू बियर स्ट्रॉन्ग चेंजेस एंड दे अल्टीमेटली डाई। यहां से हमें ये तो पता चलता है कि यही कारण है कि जो सेल्स होती है ना ऑर्गेनिजम्स की, वो ज्यादा खतरनाक चेंजेस को झेल नहीं सकती। इतने खतरनाक चेंजेस जब होते हैं तो वो सेल जो क्या होती हैं, उनके अंदर प्रोटीन ही खत्म हो जाएंगे। काम कौन करता है, प्रोटीन करते हैं या एंजाइम करते हैं, और एंजाइम भी क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो वो सब खत्म हो जाएगा तो सेल का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर अनेबल टू बियर स्ट्रॉन्ग चेंजेस एंड दे अल्टीमेटली डाई, खत्म हो जाती है बस। चलो ये हो गया हमारा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। बात समझ में आई नहीं आई? अब हमें पढ़ना है टाइप ऑफ प्रोटीन।
ये जो प्रोटीन है ना, ये अदरक जैसा हो गया था, ये कहीं से भी बढ़ रहा था, ये बढ़ता ही जा रहा था, विस्तृत हो रहा था, इसको पढ़ना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, इसके पार्ट्स को पढ़ना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने इस प्रोटीन को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, इसका मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया। सो क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से किया, सिंपल, कंपाउंड और डिराइव्ड। मेरी बात सुनो, सबसे पहले आते हैं सिंपल प्रोटीन, सिंपल टाइप के प्रोटीन्स। तो ये जो सिंपल टाइप के प्रोटीन होते हैं, बहनजी टाइप के होते हैं, ये बहुत ही सिंपल होते हैं। कैसे? इसमें केवल अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, दे आर मेड अप ऑफ ओनली अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये सिंपल प्रोटीन्स को भी मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक फाइबरस, जिनमें फाइबर्स प्रेजेंट हो, जो फाइबरस थे उनको फाइबरस, और एक ग्लोब्यूलर जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना रहे थे उनको ग्लोब्यूलर में कर दिया। ठीक है, ये वाले सिंपल, ये फर्दर मोर थोड़े से कॉम्प्लेक्स। जो फाइबरस प्रोटीन्स हैं ये लॉन्ग, कॉइल्ड और थ्रेड लाइक होते हैं। ये जो फाइबरस सिंपल प्रोटीन्स है ये लॉन्ग और थ्रेड लाइक होते हैं। मेरी बात सुनो, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एग्जाम्पल कोलेजन। कोलेजन एक फाइबरस प्रोटीन है। कोलेजन एक क्या है? फाइबरस प्रोटीन है। ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल बॉडी में। जरा ये बात ध्यान में रखना, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन है एनिमल बॉडी में? कोलेजन। कौन है? कोलेजन। कौन है? कोलेजन। ये 1/3 ऑफ टोटल प्रोटीन है, मतलब टोटल जितना प्रोटीन प्रेजेंट है उसका 1/3 कौन है? कोलेजन है। उसका 1/3 कौन है? कोलेजन है। ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल बॉडी के अंदर। ठीक है, फाइबरस प्रोटीन कैसे होते हैं? लॉन्ग थ्रेड लाइक होते हैं। इसका पहला एग्जांपल है कोलेजन, और उसके बाद में कुछ इसके पॉइंट्स ये देखो, प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू। यार जब आपने एनिमल टिश्यू पढ़ा होगा, जब आपने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल पढ़ा होगा, तब उसमें देखा होगा कोलेजन के बारे में पढ़ा होगा, उसमें कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा होगा आपने। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है उसके अंदर जो फाइबर्स प्रेजेंट हैं वो फाइबर्स होते हैं कौन से? कोलेजन फाइबर्स होते हैं। और जो कोलेजन फाइबर्स हैं उनके जो थ्रेड्स हैं वो टेंडन फॉर्म करते हैं। वो क्या फॉर्म करते हैं? वो टेंडन फॉर्म करते हैं। और टेंडन क्या होता है बच्चों? बोलो बताओ क्या होता है? टेंडन एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, कुछ थ्रेड्स का ग्रुप होता है जो बोन टू मसल कनेक्ट करते हैं। टेंडन्स कनेक्ट बोन टू मसल। ठीक है, उसके बाद में कोलेजन कंप्लीट होता है। अगला एग्जांपल है इलास्टिन। इलास्टिन इन कनेक्टिव टिश्यू, थ्रेड्स ऑफ इलास्टिन आर नोन एज लिगामेंट। थ्रेड्स ऑफ इलास्टिन आर नोन एज लिगामेंट्स। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है इलास्टिन भी, और इलास्टिन जो थ्रेड्स बनाता है उनको बोलते हैं हम लिगामेंट। लिगामेंट क्या होते हैं? ये बोन टू बोन को कनेक्ट करते हैं, बोन से बोन को जोड़ते हैं। बोन से बोन मिला, हाँ हाँ, बोन से बोन मिलाते हैं। ओके, अगला फाइबरस प्रोटीन है किरेटिन। किरेटिन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास आते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं इनमें सबसे पहले है रुबिस्को। कौन मिले देखो किसको, हो मैं हूं प्रोटीन रुबिस्को। तो रुबिस्को प्रोटीन जो है ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है अर्थ पर। सबसे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन है अर्थ पर? रुबिस्को। चांस दूं मैं किसको? मेरा नाम रुबिस्को। रुबिस्को प्रेजेंट कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है भाई साहब। ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस में बहुत हेल्प करवाता है, ये C3 साइकिल में बहुत हेल्प करवाता है। और इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा फोटोसिंथेसिस के अंदर और रेस्पिरेशन के अंदर। ओके, अगला ग्लोबुलर प्रोटीन है एल्बुमिन। एल्बुमिन ये मिल्क में प्रेजेंट होता है, एग यॉक में प्रेजेंट होता है, ये ब्लड में प्रेजेंट होता है। अब आपको वो फॉर्म्स याद करनी है जिस फॉर्म में ये प्रेजेंट है। जैसे मिल्क में ये लैक्टो एल्ब्यूमिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मिल्क में लैक्टो एल्ब्यूमिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है भाई साहब। एग यॉक में ये ओवाल्ब्यूमिन की फॉर्म में प्रेजेंट है, ओ एल्ब्यूमिन की फॉर्म में प्रेजेंट है। ब्लड में ये सीरम एल्ब्यूमिन की फॉर्म में प्रेजेंट है, ब्लड में ये सीरम एल्ब्यूमिन की फॉर्म में प्रेजेंट है। ग्लोबिन, ग्लोबिन जो है, सॉरी ये लिख दिया स्पेलिंग गलत, ग्लोबिन जो होता है ये हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद में हिस्टोन प्रोटीन, अरे सुना होगा ना, बड़ा फेमस है। तो हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोट के डीएनए में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट के डीएनए में प्रेजेंट होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। और उसके बाद में प्रोटामाइन,
प्रोटामाइन जो स्पर्म है ना, स्पर्म के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। प्रोटामाइन कहां प्रेजेंट होता है? स्पर्म के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। प्रोलामाइन, 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 ये प्रोटामाइन है, ये प्रोलामाइन है। प्रोलामाइन जो होता है ना, ये प्रेजेंट एज स्टोर प्रोटीन इन सीरियल ग्रेन्स। जो सीरियल ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर जो प्रोटीन स्टोर होते हैं वो होते हैं प्रोटामाइन। वो होते हैं बच्चों, क्या होते हैं? प्रोटामाइन होते हैं। जैसे एग्जांपल, बार्ले, बार्ले के अंदर ये हॉर्डिन की फॉर्म में प्रेजेंट है। बार्ले के अंदर हॉर्डिन की फॉर्म में प्रेजेंट है। मेज के अंदर जीन की फॉर्म में प्रेजेंट है। मेज के अंदर जीन की फॉर्म में प्रेजेंट है। और वीट में इट इज प्रेजेंट एज ग्लैडिन, ग्लूटेन और ग्लूटिलीन। समझ रहे हो? ये तीन आपको वीट वाले याद कर लेना। ये याद करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो और भी अच्छी बात है। वीट एज ग्लैडिन, ग्लूटीन और ग्लूटेलिन। ठीक है, ये वीट में इस फॉर्म में प्रेजेंट है। एक यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो वीट है उसका जो फ्लोर होता है उसमें इलास्टिसिटी किस कारण होती है? इलास्टिसिटी इन वीट इज ड्यू टू ग्लूटेलिन। किसके कारण होती है? ग्लूटेलिन प्रोटीन के कारण होती है। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगी मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा अर्थ पे? बोल दो, चांस दूं मैं किसको? मेरा नाम रूबिस को। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल बॉडी कौन है? कोलेजन है, कोलेजन है। और टेंडन के अंदर कौन प्रेजेंट होते हैं? कोलेजन फाइबर्स। और लिगामेंट के अंदर कौन प्रेजेंट होते हैं? इलास्टिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बारी आई कंपाउंड प्रोटीन्स की। कंपाउंड प्रोटीन जो है ये दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो प्रोटीनिशियस पार्ट, प्रोटीन पार्ट, या एक नॉन प्रोटीन पार्ट। जो प्रोटीन पार्ट होता है कंपाउंड, ये कंपाउंड जो पूरा प्रोटीन है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कुछ तो उसका प्रोटीन पार्ट होता है। प्रोटीन पार्ट तो वो होता है जिसके अंदर केवल और केवल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हो, केवल और केवल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हो। और नॉन प्रोटीन पार्ट वो होता है जिसमें अमाइनो एसिड के साथ साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप भी प्रेजेंट हो। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है कि जब एक प्रोटीन फॉर्म होता है तो उसके अंदर अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के साथ, मतलब प्रोटीनिशियस पार्ट के साथ कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी होता है जो अमाइनो एसिड नहीं होता, कुछ अदर और ग्रुप्स होते हैं, तो उनको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। इसके बारे में आपको और ज्यादा आपको पढ़ाया जाएगा एंजाइम्स वाले पोर्शन में। ठीक है, सो ये हमारा हुआ कंपाउंड। और एक होते हैं डिराइव्ड, इनके बारे में भी देखेंगे। तो चलो, इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। ये टेबल अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए अपनी नोटबुक में, और चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। खटैक। अब भाई साहब कंपाउंड प्रोटीन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। कंपाउंड प्रोटीन जो है, ये मैंने बोला था ना, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो प्रोटीन पार्ट, एक नॉन प्रोटीन पार्ट। तो नॉन प्रोटीन पार्ट के अंदर एक प्रोस्थेटिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। तो उसी प्रोस्थेटिक ग्रुप को अगर आप चेंज करते जाओगे तो आपके पास अलग अलग टाइप के कंपाउंड प्रोटीन्स मिलेंगे। जैसे देखो ना, टाइप ऑफ कंपाउंड प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप। सबसे पहले है न्यूक्लियो प्रोटीन। ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन है इसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है बेटा जी वो होता है न्यूक्लिक एसिड। नाम से समझ में आता है ना, न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? वो है न्यूक्लिक एसिड। ओके, जैसे एग्जांपल क्रोमोसोम एक न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। अरे क्रोमोसोम सुना होगा ना, क्रोमोसोम में डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, और उसमें प्रोटीन भी होता है। होता है कि नहीं होता है? हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। तो क्रोमोसोम में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन तीनों होते हैं। ये तो क्रोमोसोम क्या है? एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। समझ गए? प्रोस्थेटिक ग्रुप भी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि भाई जो एक्स्ट्रा पार्ट प्रेजेंट है प्रोटीन के अलावा, प्रोटीन के अलावा यहाँ पर आरएनए, डीएनए, ये न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट हैं, इसलिए इसको बोला न्यूक्लियो प्रोटीन। उसके बाद में राइबोसोम। राइबोसोम में आरएनए होता है और प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन तो मेन पार्ट हो गया। आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। ओके, वायरस। वायरस क्या होते हैं? वायरस के अंदर होता क्या एक्चुअली? पूरी बॉडी उनकी क्या होती है? उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल और पूरी प्रोटीन बॉडी, प्रोटीन की तो उसकी पूरी बॉडी होती है, और उसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड जो है न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, सो उसमें होता ही क्या है? यही चीज होती है। उसके बाद में क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन नाम से में आएगा, क्रोमो मतलब होते हैं पिगमेंट्स। सो क्रोमोप्रोटीन क्या है? यहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो पोरफायरिन पिगमेंट होता है।
प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है यहाँ पर, पोरफायरिन पिगमेंट। पोरफायरिन मतलब क्या होता है, पोरफायरिन देखो ये होता है मेटल प्लस पोरफायरिन रिंग। ये एक्चुअली ये पूरी बात मैं आपको आराम से समझाता हूँ। देखो क्रोमोप्रोटीन के अंदर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो होता है पोरफायरिन पिगमेंट, और अगर पोरफायरिन पिगमेंट की कंपोजिशन तुम देखोगे तो इसके अंदर एक तो मेटल प्रेजेंट होता है और एक पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होती है। ये पोरफायरिन रिंग क्या होती है, ये हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिंग होती है, जो इसके बारे में आपको ऑर्गेनिक में बता देंगे आपके सर। तो मेटल प्लस पोरफायरिन रिंग ये क्रोमोप्रोटीन बनाता है। जैसे एग्जांपल हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन एक क्रोमोप्रोटीन है। हीमोग्लोबिन के अंदर मेटल तो प्रेजेंट है, आयरन Fe सुना होगा, और कलर इसका होता है रेड। पिगमेंट है ना, तो पिगमेंट के कारण कलर आएगा, तो भाई साहब रेड कलर होता है इसका, और आयरन मेटल होता है। साइटोक्रोम, साइटोक्रोम में Fe तो मेटल होता है और रेड कलर होता है इसका, याद रखना ये सारी चीजें। हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन में कॉपर मेटल प्रेजेंट होता है और इसका कलर होता है, आज ब्लू है पानी 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 पानी, तो ब्लू कलर होता है इसका हीमोसाइनिन का। ये हमने पढ़ा क्रोमो पिगमेंट, ठीक है। उसके क्रोमोप्रोटीन पढ़ा, उसके बाद में जो है लिपोप्रोटीन पढ़ते हैं भाई साहब। लिपोप्रोटीन के अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, लिपिड नाम से सुना आता है ना, लिपोप्रोटीन, तो यहां से क्या आया, लिपिड इसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। अच्छी बात। उसके बाद में इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपने सुना होगा ना, प्रोटीन लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पर लिपोप्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। और लिपोविटेलाइन मेम्ब्रेन ऑफ एग सरफेस, जो एग होता है उसकी सरफेस पर जो मेम्ब्रेन होती है, आपने देखा होगा गर्म करते टाइम व्हाइट कलर की, तो वो जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपोविटेलाइन मेम्ब्रेन उसको बोला जाता है। उसके अंदर लिपोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। चलो अच्छी बात है। उसके बाद में हमारे पास आता है फोस्फोप्रोटीन। नाम से में आएगा फोस्फोप्रोटीन, मतलब इसके अंदर फॉस्फोरस होगा, कहीं ना कहीं फॉस्फोरस होगा, फॉस्फोरस होगा। यहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है। फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, H3PO4। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड इसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, ठीक है। उसके बाद में ध्यान से सुनो, कैसिनोजन, एग्जाम्पल है कैसिनोजन। कैसिन प्रोटीन होता है ना मिल्क में, तो उसके अंदर जब ये H3PO4 मिला देते हैं तो बनता है कैसिनोजन। तो कैसिनोजन एक फॉस्फोप्रोटीन है जो मिल्क में प्रेजेंट है, समझ में आया। उसके बाद में पेप्सिन, पेप्सिन भी आपने सुना ही होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, वो भी एक फॉस्फोप्रोटीन होता है। उसके बाद में फोस्फेटिन और एक ओवोविटेलाइन। फोस्फेटिन और ओवोविटेलाइन ये एग में प्रेजेंट होते हैं फॉस्फोप्रोटीन्स, ठीक है। इनको याद करने की आपको ज्यादा जरूरत है नहीं, ये दोनों याद कर लेना, कैसिनोजन और पेप्सिन। और उसके अलावा फोस्फेटिन और ओवोविटेलाइन ये एग जो है, ये एग के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फोस्फोप्रोटीन्स हैं ये। उसके बाद में 5वें नंबर पे हमारे पास आता है लेसिथिन, लेसिथोप्रोटीन, सॉरी लेसिथोप्रोटीन। ये लेसिथोप्रोटीन जो है ना, ये लेसिथोप्रोटीन के अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। लेसिथिन नाम से समझ में आ रहा है, इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है लेसिथिन। इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, बोल दो, लेसिथिन होता है। उसके बाद में एग्जाम्पल है इसके लेसिथोप्रोटीन के फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन भाई साहब ब्लड में प्रेजेंट है। फाइब्रिनोजन भाई साहब ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कि क्या करता है, ये ब्लड कोगुलेशन का, ब्लड क्लोटिंग का काम करता है, ठीक है। उसके बाद में मेटेलोप्रोटीन। मेटेलोप्रोटीन भी एक क्या है, कंपाउंड प्रोटीन है, जिसके अंदर नाम से समझ में आ रहा होगा प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, मेटल प्रोस्थेटिक ग्रुप है। इसका एग्जांपल हो जाएगा एंजाइम उसके कोफैक्टर्स के साथ। एक बात बताओ, एंजाइम जो होता है उसके साथ आपने सुना होगा कोफैक्टर्स होते हैं। अगर आपने नहीं सुना तो आप अगला जो अपना ये इस पार्ट का लास्ट चैप्टर आएगा एंजाइम्स वाला, उसमें आप पढ़ लोगे। एंजाइम के कोफैक्टर्स होते हैं जो उसको काम करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए सपोर्ट करते हैं। वो कोफैक्टर्स कौन होते हैं, वो मेटल्स होते हैं। सो एंजाइम विद कोफैक्टर्स इज अ मेटेलोप्रोटीन। उसके बाद में ऊपर चलो, ग्लाइकोप्रोटीन 7वें नंबर पे हमारे पास आता है, देख लो ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट। यहां पर कार्बोहाइड्रेट प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट लेस देन 4% प्रेजेंट होता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो अमाउंट है ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर वो 4%
4% को एक्सीड नहीं करता, 4% से कम होता है। उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स पे चलते हैं। एग्जांपल्स भी बहुत सा इजी होने वाले हैं, जैसे म्यूसिन। म्यूसिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो सलाइवा में प्रेजेंट है। जैसे इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रोपोइटिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो किडनी में प्रेजेंट है। तुम्हें पता है ना इरिथ्रोपोइटिन क्या कराता है, इरिथ्रोपोइसिस कराता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कराता है, आरबीसी का फॉर्मेशन कराता है। और उसके बाद में अल्फा बीटा गामा ग्लोबुलिन ऑफ ब्लड, ये अल्फा बीटा गामा ग्लोबुलिन ऑफ ब्लड ये सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको इनके बारे में ज्यादा बताया जाएगा। एफएसएच और एलएच ये आपको रिप्रोडक्शन में पढ़ाए जाएंगे। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसके बाद में एक बहुत ही जरूरी है, अपना ग्लाइकोप्रोटीन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में बड़ी शांति से पहुंचते हैं एक नोट पर। इस नोट में बहुत गंभीर बात लिखी हुई है, ध्यान से सुनो। ये गंभीर बात क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन विच आर प्रेजेंट ऑन सेल सरफेस, जो ग्लाइकोप्रोटीन सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं बेटा जी, वो सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं, यानी सेल को पहचानने में हेल्प करते हैं। मतलब मैं अगर समझाना चाहूँ, कोई सेल है उसके सरफेस पर जो ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो ये आइडेंटिफाई करवाते हैं कि कौन सी सेल है। अगर मान लो कोई फलाना ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है तो हम समझ जाएंगे अच्छा ये एल्गी है, ये ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है हम समझ जाएंगे कि ये सेल है। अच्छा, तो ये क्या कराता है? सेल रिकॉग्निशन में हेल्प कराता है। एग्जाम्पल जैसे ह्यूमंस का, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आप अभी पढ़ोगे। और रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में भी आप यहाँ पे देखोगे कि जो एग की सरफेस होती है, एग की सरफेस जो होती है ना, ह्यूमन एग की सरफेस, ये ह्यूमन एग की सरफेस पर एक फर्टिलाइजिन नाम का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या होता है? एक फर्टिलाइजिन नाम का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ये रिकॉग्नाइज करवाता है कि ये ह्यूमन का एग है, किसी डंकी का, किसी मंकी का, किसी लॉयन का एग नहीं है। ठीक है, अरे भाई फीमेल गैमेट होता है एग, तो ये फर्टिलाइजिंग ग्लाइकोप्रोटीन है, ये आइडेंटिफाई करवाता है कि ये ह्यूमन फीमेल का ही एग है, ये किसी और का नहीं है। स्पर्म की सरफेस पर एंटी फर्टिलाइजिंग नाम का एक सिंपल प्रोटीन है। मेरी बात सुन रहे हो ना तुम? सुन रहा है ना तू? ग्लाइकोप्रोटीन एक सिंपल प्रोटीन होता है एंटी फर्टिलाइजिंग नाम का, स्पर्म की सरफेस पर, उससे स्पर्म को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अगला कंपाउंड प्रोटीन है हमारे पास म्यूकोप्रोटीन। म्यूकोप्रोटीन में प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है कार्बोहाइड्रेट, सेम लाइक दैट ग्लाइकोप्रोटीन की तरह। लेकिन 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 म्यूकोप्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट है उसका अमाउंट ग्रेटर देन 4% होता है, और वहां पर क्या था बोलो? 4% से कम था। म्यूकोप्रोटीन के एग्जांपल जैसे म्यूकोइड ऑफ साइनोविल फ्लूइड, जो साइनोविल फ्लूइड है उसके म्यूकोइड में म्यूकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। मतलब जो म्यूकोइड है वो किसका बना हुआ होता है? म्यूकोप्रोटीन का। एक ऑस्टियोम्यूकोप्रोटीन ऑफ बोन, बोन में ऑस्टियोम्यूकोप्रोटीन होते हैं। टेंडोम्यूकोप्रोटीन टेंडन्स में होते हैं। सो ये जो सारी चीज़ें, अगर आपको इनकी टर्म्स से आप परिचित नहीं, आपको नहीं पता कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तो आराम से शांति से इनको याद कर लें, देखें। या फिर तो आपने दूसरी अगर बायोलॉजी पूरी पढ़ ली है तो आपको पता होगा, और नहीं पता तो आप आने वाले चैप्टर्स में 11th में या 12th में कहीं ना कहीं इनसे रूबरू होंगे। और अगर मैं अभी ये सब एक्सप्लेन करने बैठ जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा रायता फैल जाने वाला है। उसके बाद में म्यूकोप्रोटीन खत्म हो गया। अब देखो डिराइव्ड प्रोटीन है, डिराइव्ड प्रोटीन दो टाइप के होते हैं। हमने सिंपल पढ़ा, कंपाउंड पढ़ा, डिराइव्ड पे आ गए। डिराइव्ड लिपिड बहुत छोटा सा है। दो होते हैं डिराइव्ड लिपिड के टाइप, एक तो प्राइमरी डिराइव्ड लिपिड और एक 2 डिग्री माने सेकेंडरी डिराइव्ड लिपिड। जो प्राइमरी डिराइव्ड लिपिड से बेटा ये डीनेचुरेशन से बनते हैं, यानी जब भी प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है तो उससे कौन से प्रोटीन्स बनते हैं बोलो? प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन बनते हैं। और सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन देखो ब्लू कलर से लिखा हुआ है, सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन डाइजेशन से बनते हैं, यानी जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है उससे कोई दूसरी चीज बनती है, दूसरा डेरिवेटिव बनता है, तो वो सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन होता है। जैसे एग्जांपल, यहां एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले फाइब्रिन।
फाइब्रिन जो है ये एक डिराइव प्रोटीन है। ये किससे बनता है? फाइब्रिनोजन से बनता है। देखो फाइब्रिन किससे बनता है? फाइब्रिनोजन से बनता है। जैसे मायोसान, ये मायोसान किससे बनता है? ये मायोसिन प्रोटीन से बनता है। मायोसिन प्रोटीन से बनता है। मायोसिन प्रोटीन का जब डीनेचुरेशन हो जाता है मायोसान बनता है। फाइब्रिनोजन के डीनेचुरेशन से फाइब्रिन बनता है। समझ में आया? ओके। मतलब ये क्या है इधर वाली? ये इन प्रोटीन्स की इनएक्टिव फॉर्म है। ये इन प्रोटीन्स की इनएक्टिव फॉर्म है। ये इनके डीनेचुरेशन से बन रही हैं। ओके। उसके बाद में उधर एग्जांपल देखो तुम। प्रोटीन, प्रोटीन के डाइजेशन से क्या बन सकता है? प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स बन सकते हैं। ये क्या है? ये सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन्स है, प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स। जैसे पॉलीपेप्टाइड से पेप्टाइड बन जाएगा, उससे अमाइनो एसिड्स बन जाएंगे। ये क्या है? ये डिराइव प्रोटीन है। डाइजेशन से क्या बनता है? हमेशा सिंपलर फॉर्म बनती है। तो ये सेकेंडरी जो डिराइव प्रोटीन्स होते हैं ये क्या होते हैं? हम सिंपल नेचर के होते हैं। उसके बाद में कुछ दो चीजें और बचती हैं। एक तो मोनोमेरिक प्रोटीन्स। क्या होते हैं मोनोमेरिक प्रोटीन्स? तो वो होते हैं जो केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन से बने हो, मेड अप प्रोटीन्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन पॉलीपेप्टाइड चेन। उसके बाद में ओलिगो, मल्टी या पॉलीमेरिक प्रोटीन्स क्या होते हैं? जैसे ओलिगोमेरिक यानी प्रोटीन की 2 से 8 पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ेंगी तब ओलिगोमेरिक और बनेंगे। मल्टी या पॉली मतलब मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके। अब इस चैप्टर का आखिरी, ये चैप्टर अभी आखिरी सांसें गिन रहा है। इसका लास्ट एक पॉइंट है बहुत अच्छा जो मैंने शायद आपको पहले नहीं बताया कि मोस्ट स्वीटेस्ट सब्सटेंस जो होता है, मोस्ट स्वीटेस्ट केमिकल सब्सटेंस जो होता है बच्चों वो होता है थोमेटिन। और थोमेटिन हमें एक प्लांट से ऑब्टेन होता है जिसका नाम है थोमेटोकॉकस डैनिली। क्या नाम होता है उसका? थोमेटोकॉकस डैनिली। सो ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है बायोमोलिक्यूल। तो चलिए अब क्या करोगे आप? अच्छे से नोट्स लिखो और फिर बार 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 रट्टा मार मार मार, अब की बार 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 रट्टा मार। तो बस चुपचाप याद करो, वीडियो को वापस देखते जाओ। और यार देखो ना, तुम्हें अगर पसंद आया ना तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो भूलना ही मत। सबका भला होना चाहिए। सो अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।